1950 में तो आप और हम सब जानते हैं कि इस मुल्क का दस्तूर, उसको हमने इन्फोर्स किया। नवंबर 26, 1950 तक ये बन चुका था, 49 तक ये बन चुका था, और उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसको इन्फोर्स किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि हमारे जो दस्तूर है इस मुल्क का, उसको एक इस पस मंज़र में देखने की कोशिश करते हैं कि 1940 से या 1935 से लेकर 1950 तक क्या हालात इस मुल्क में रहे, बशमूल इस मुल्क के तकसीम के, और उस नज़रिए से फिर हम इस मुल्क के आइन को की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम इस आइन को देखें तो इसकी जो मूल प्रति है, अभी 3-4 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हॉल में उसकी एक एग्जीबिशन लगी थी, तो उसके अगर हर चैप्टर में जाएंगे तो हर चैप्टर के बीच में एक पन्ना, एक कलाकारी का एक नमूना डाला गया, उसमें कुछ तस्वीर हैं, कुछ आर्टफैक्ट्स हैं, जिसमें बहुत कदीम ज़माने से, अब आप उसको कितना भी कदीम ले जाए, यानी अशोक के पहले से, बुद्ध के पहले के ज़माने से, रामायण से आप चले आए, तो उसमें जगह जगह तस्वीर बना के कुछ समझाने की कोशिश की गई है। उसमें जो हमारा जैन मत है, कुछ उसकी तस्वीर हैं, उसके कुछ पन्ने आप पलटेंगे तो उसमें रामायण काल और महाभारत काल की भी हैं। लेकिन उसमें बाद में देखा जाए तो कुछ सूफियों को भी जगह दी गई है, अकबर को भी जगह दी गई है, और टीपू सुल्तान को भी जगह दी गई है। यानी कि 1950 तक इस मुल्क में आप जितना भी हजारों साल पीछे चला जाएं, जो सभ्यता का विकास हुआ है, और हम जिसको इंक्लूजन लफ्ज आजकल काफी इस्तेमाल करते हैं, सबको उन्होंने कोशिश की कि इंक्लूड करेंगे। यानी ये बात सिर्फ ये नहीं है कि 1935 से 1950 के बीच क्या हो गया और कैसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो, या ये कि रिजर्वेशन हो तो उसको डाल दिया गया। सिर्फ उतनी सी बात नहीं थी, बहुत सी बातों को मलहूज़ खातिर रखा गया, और वो बहुत ही लर्नेड लोग थे, बहुत ही विद्वान लोग थे, जिन्होंने, आज हम अकबर को कुछ भी कहें, मैं कोई यहाँ मौरिख नहीं हूँ, और अशोक पांडे साहब अगर आएंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे, या टीपू सुल्तान को भी जगह दी गई, और आज हम उन लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जबकि उनको संविधान के पन्ने में उनकी तस्वीरें भी डाल दी गई, और रानी झांसी लक्ष्मीबाई के साथ डाल दी गई कि एक ऊपर उनका बना हुआ है तो नीचे टीपू सुल्तान का बना हुआ। तो यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने, उनके नजरिया उस वक्त क्या था और आज हमारा नजरिया कैसे बदला गया या बदलने की कोशिश हुई। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि इस मुल्क की तारीख में मैं इसको ऐसे समझता हूं, क्योंकि मैं कुछ तारीख की भी बात कर रहा हूं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर आऊंगा, फिर मैं जो समझता हूं सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी तरह से बात रखने को कही गई थी कि बार बार इस मुल्क में तकसीम की बात की जाती है, और जब इस मुल्क के एक कल्चर की बात की जाती है तो तकसीम की बात उठाती है। मैं कहता हूं कि 1947 तकसीम की कहानी थी ही नहीं, वो एक आधा सच है, बल्कि सच का शायद 10% है। 1947 के बाद से तो इत्तेहाद की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि 1947 जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो क्या ब्रिटिश इंडिया से जो हमें आजादी मिली थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिविलाइजेशनल कंस्ट्रक्ट में मैं दोबारा आऊंगा, तो क्या कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा था? नहीं। कश्मीर कब बना? 1948 या 49 में हिस्सा बना। क्या हैदराबाद स्टेट जो तकरीबन जर्मनी के बराबर थी, क्या 1947 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा थी? जवाब है नहीं थी, वो उसके बाद बनी। गोवा हमारे पास कब आया? 1961 में आया। बहुत से मुल्क जो आज हमारे दोस्त हैं, ब्राजील, गोवा जब इंडिया में मिल रहा था तो ब्राजील यूनाइटेड नेशंस में मुखालिफत कर रहा था, आज बहुत अच्छा दोस्त है। तो नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सिक्किम कब आया? 1975 में आया। केरला के 3 राज्यों ने मिलकर, जिसमें से एक मालाबार का जो राज्य था, मुस्लिम राजा थे, ने मिलकर के तय किया कि हम इंडियन यूनियन में शामिल होंगे, एक स्टेट बनेंगे, और इसीलिए कि त्रिवेंद्रम कैपिटल रहेगा और हाईकोर्ट कोचीन में जाएगा, ये उनकी शर्त थी। वरना आमतौर से आप देखते हैं कि जो सूबाई राजधानी होती है वहीं पे हाईकोर्ट होता है। कुछ इसके कुछ बातें, कुछ सूबे इस्तिस्ना है इससे, कि एमपी में ऐसा नहीं है, या यूपी में, लखनऊ में प्रिंसिपल बेंच नहीं, वरना आमतौर से जो राज्य की राजधानी होती है वहां पे हाईकोर्ट होता है। केरल में ऐसा नहीं था, उन्होंने वो शर्त लगाई थी कि हाईकोर्ट वहां होगा, राजधानी यहां होगी, और हम इंडियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे। लक्षद्वीप जो बहुत छोटी सी जगह है और 100% या 99% मुस्लिम आबादी है, उसमें एक छोटा सा आइलैंड है मिनी कोय,
उसको ये अंग्रेजों ने कहा था कि आप अलग होना चाहते हैं तो हो जाइए और इंडिया में मिलना चाहते हैं तो मिल जाइए। तो उस छोटी सी आबादी के लोगों में भी छोटे से इलाके ने कहा हम इंडिया में मिलेंगे, तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लक्षद्वीप के साथ रखा गया। तो सिर्फ इसको हम तकसीम की निगाह से अगर देखेंगे तो अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो इस मुल्क के पिछले 2400 साल में 24 से ज्यादा तकसीम हो चुकी हैं। भाई आपको मालूम है अशोक के वक्त बहुत बड़ा राज्य था, बाद में टुकड़े हो गया। महाभारत की जब लड़ाई हुई तो कौरव के साथ 17 राज्य इधर थे और 18 राज्य इधर थे। मैं ये इतिहास की बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मलहूज़ खातिर रख करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि ये इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे कि इलियास साहब ने बात कही कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस बात को इस हमारे इस मुल्क के आइन को जब बन रहा था तो उसको खातिर में रखा गया। उसको सिर्फ 15 साल की कहानी से जोड़ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी जो इसका आधार माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सारे आधार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब अंग्रेज लेकर के आए थे तो उसमें भी जैसा इलियास साहब ने भी आपको बताया कि मरकजी हुकूमत कुछ कानून बना सकती है, रियासती हुकूमत कुछ बना सकती है और कुछ कॉमन होते हैं जिनको आज की तारीख में हम आइन का जो शेड्यूल 7 है उसमें मरकजी फहरिस्त और सूबाई फहरिस्त और कंकरेंट फहरिस्त के नाम से जानते हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की पहली देन थी कि अंग्रेजों ने सोचा कि इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन में ले आते हैं, क्योंकि आप इसको अच्छे से जानते हैं कि 60% इंडिया जो था वो तो ब्रिटिश इंडिया था और 40% इंडिया वो था जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको अंग्रेजों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, लेकिन वो अपने इलाके में अपने राजा खुद थे। निज़ाम जैसे कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया, और वैसे ही जोधपुर के राजा थे और भोपाल के थे और जगह जगह के थे, छोटे या बड़ी रियासतें। हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर बहुत बड़े थे, बाकी सब छोटे छोटे थे। लेकिन इंडिया का 40% एरिया मेरी समझ से, या 35% मान लें, वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। और उन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक मुल्क में राजी होने को कबूल नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। जब मैं कुछ तहकीक कर रहा था तो यह बात सामने आई। लेकिन बाद में वो लोग इसी इंडिपेंडेंट इंडिया में का हिस्सा बने, और जब इसी इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा बने तो बात थी कि इस मुल्क का आइन वहदी आइन बने या वफाकी बने, फेडरल बने या यूनियन बने, और इसको यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैं लफ्जों के मतलब पे नहीं जाऊंगा, पर कंसेप्ट आपको समझाता चलूं। यूरोपियन यूनियन है, उसको हम कहते हैं वो फेडरेशन है, हर मुल्क अलग है, पर यूरोपियन यूनियन कई मामलात में एक है। जैसे उनके यहाँ एक करेंसी चलती है, एक मोबाइल नेटवर्क आज के दौर में उनका काम करता है। जाना आना है अपने आईडी कार्ड से, अगर आप अगर फ्रांस के नागरिक हैं तो आप जर्मनी तक चले जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक तरह से डोमिसाइल का कंसेप्ट होता है कि जर्मन नेशनल है, वो जर्मनी का वोट करेगा, वो फ्रांस का वोट नहीं करेगा। लेकिन कई मामलों में वो कन्फेडरेशन है और कोई जब उससे निकलना चाहे निकल जाए। जैसे आपके सामने 2016 में इंग्लैंड निकल गया, ब्रेक्सिट आपको मालूम है, और फ्रांस जो है वो अपने एग्जिट की कभी कभी बात करता है, उसको कुछ लोग फ्रेक्सिट कहते हैं। एक तो ये होता है, और दूसरा वो है जिसपे अमेरिका और कनाडा बने हुए हैं कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर तो हैं, लेकिन ट्रंप में जो 50 राज्य हैं और उसके जो गवर्नर हैं, रेसिडुअल पावर सारा का सारा उनके पास है। यानी अमेरिका के सदर के पास जो पावर है वो तो है, लेकिन अमेरिका के सदर ये नहीं कर सकता कि साहब यहाँ पे ये लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है तो हम आपकी सरकार को मुअत्तल कर देते हैं, जो अपने भारत के आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। वो इसको यूनिटरी बना देता है। हालांकि इसकी नीयत तो थी कि हमारा मुल्क फेडरल रहेगा, यूनियन नाम रख लें या फेडरल नाम रख लें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना यूनियन का कोई ऐसा मतलब निकल रहा है कि लफ्जी मायनों में जाए, ना फेडरल का कोई ऐसा मतलब निकल रहा है कि सूबों को आजादी मिलेगी। वो तो उसके जो कंसेप्ट के बिहाइंड जो मतलब है वो समझने की कोशिश हो रही है। कनाडा में भी वही है कि अगर उनकी मरकजी हुकूमत है और उनके 7 राज्य हैं, क्योंकि उनकी आबादी बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, तो भारत में भी ये कोशिश की गई थी। और अगर मेरा इल्म सही बताता है मुझे, शायद ये बात दुष्यंत दवे साहब ने, मशहूर वकील, अब उन्होंने अपने आप को वकालत से हटा लिया है, उन्होंने किसी आर्टिकल में लिखी थी कि डॉक्टर ये पटेल और नेहरू साहब जो दो बहुत कद्दावर कायद थे, चाहते थे कि पुलिस भी केंद्र के अधिकार में रहे, लेकिन उस वक्त स्टेट्स के जो लीडर्स थे उनके तरफ से इतना इख्तिलाफ हुआ कि इन्होंने उसको कंकरेंट लिस्ट में रख दिया। वरना जैसे आर्मी और पैरामिलिट्री जो है वो
मरकज के साथ होती है वैसी पुलिस भी होती, तो फिर स्टेट्स के पास इन्फोर्समेंट की तो कोई पावर जो बची कुछ होती भी वो नहीं रह जाती। तो इन तस्वुरात पर प्रिंसली स्टेट्स को भी आना था, जो वो नहीं आ पाए, जो आए लेकिन वो बाद में वो बातें खत्म हो गई। तो हमारा अगर मैं ये देखूं कि 1950 तक जो हमारा संविधान बना, हमारा आइन बना, तो जिन उसूलों पे बना है वो ये उसूल है कि उसको अगर मैं अपने प्रियम्बल से ही पढ़ूं, क्योंकि हर बात याद नहीं रहती इसलिए मैं जरा लिख के लाया था कि प्रियम्बल हमारा कितना खूबसूरत है और वो जो बातें कहना चाह रहा है, और उसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका जो मकसद है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड इट एस्टैब्लिशेस द गोल्स ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी इसको हम ये मान लें तो इंसाफ है, लोगों के बीच मसावत होने चाहिए, लोगों को के जो आस्था है वो बरकरार रखी जाएगी। यानी ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रूह है, बाकी सारा का सारा संविधान जो है वो इसी की वजाहत करते हुए बना है। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सबके लिए बराबरी होगी, सबके लिए इंसाफ होगा, किसी के लिए कोई फर्क नहीं किया जाएगा, और वो जो आस्था रखना चाहेंगे रखेंगे, जो सोचना चाहेंगे सोच सकेंगे। जो आप लोगों को आर्टिकल 19 मालूम है कि उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, फ्रीडम ऑफ फेथ भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, बहुत सारे हैं। सबसे पहली कदगन उस पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 15 महीने के बाद ही हो गई थी। और यहां से मैं 1950 के आगे की कहानी पे थोड़ा सा चलूंगा आपसे, क्योंकि बना कैसे हो किन उसूलों पे, वो तो 2500 साल या 5000 साल या 6000 साल में जो मुख्तलिफ अकायद इस मुल्क में है और उनके बीच जो फर्क होता है सबको अकोमोडेट करके रखना, ये उसूल थे और लोगों की बराबरी का उसूल था। इस पर बना, इसको सिर्फ 1935 से 1950 के बीच देख करके तशरीह करना किसी भी फिरके के लिए गलत होगा। लेकिन जो आज़ादी दी गई थी इस मुल्क में बात रखने की, उसमें जो लफ्ज आता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सो हमें जो बोलने की आज़ादी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले लिखा था कि हर शख्स को अपने हिसाब से बोलने की आज़ादी होगी, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा करके उसको रोका जा सकता है, ये अल्फाज नहीं थे, ये बाद में 15 महीने के बाद आ गए। हुआ ये था कि कोई कुछ भी कह रहा था और अदालतों ने कहा कि जब आज़ादी है तो कह सकते हैं, तो फिर उस वक्त की गवर्नमेंट, नेहरू ही उस वक्त वजीर आजम थे, वो तब्दीली लेकर के आ गए कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। अगर वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो डिफेमेशन भी होगा, उसका एक दूसरा पहलू है। यहां पे जहां सरकारों को समझने की बात थी, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आवाम को भी समझने की बात थी कि अवामी हुकूक जो दिए गए थे वो इसलिए नहीं दिए गए थे कि अवाम उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। अवामी हुकूक दरअसल इसलिए होते हैं कि उसका नाजायज इस्तेमाल सरकार ना कर सके। हम लोगों ने इस फर्क को बहैसियत कौम, बहैसियत इंडियंस शायद इसको भुला दिया। हमने ये समझ लिया कि कुछ बोलने का हक मतलब कुछ भी बोलने का हक था, या कुछ करने का हक मतलब कुछ भी करने का हक था। वो नहीं था। दरअसल ये था कि अंग्रेज आपको उठा के ले जाता था और जेल में बंद कर देता था, उसको रोकना था। तो भारत की जो नई सरकार बनेगी ये काम ना कर पाए, इसलिए ये तहफुजात दिए गए थे। लोगों ने क्या किया, गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो फिर बैकडोर से वो एंट्री हुई जो हुई। तो मैं अभी आपको लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहा था और फेडरलिज्म से उसका ताल्लुक है। अच्छा, उससे पहले डेमोक्रेसी पे आ जाऊं। डेमोक्रेसी के बारे में जैसा बताया कि डेमोक्रेसी का एक मतलब तो ये होता है कि राजा जो है, किसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं वही दोहराता हूं, राजा जो है वो बुलेट से नहीं आएगा बल्कि बैलेट से आएगा। यानी कि डंडे के जोर पर राजा नहीं होगा, या राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से राजा चुना जाएगा। लेकिन ये तो हुई उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। लेकिन डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन और भी है, जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, जो अब्राहम लिंकन ने कहा कि इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वो होती है असल डेमोक्रेसी। आप देखेंगे इंग्लैंड में तो राजा या रानी आज भी है, यूरोप के कई मुल्कों में आज भी, बेल्जियम में वहां भी राजा आज भी है, कोई पावर नहीं है उसके पास। वो उसकी हैसियत वहां प्रेसिडेंट की है, जो हमारे प्रेसिडेंट की है। लेकिन यह कि उसी का बेटा या उसी की बेटी राजा बने रहेंगे। लेकिन वहां जमहूरियत ज्यादा है या हमारे मुल्क में जमहूरियत ज्यादा है? आप सब कहेंगे कि वहां लगता है कि जमहूरियत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आवाम ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रही है।
शायद वहां टैक्स का ऐसा बोझ नहीं है, या वहां पे दूसरे ऐसे वो मजालिम जो सुनने में आते हैं वो नहीं है जो यहां पे सुनने में आ जाते हैं। तो एक डेमोक्रेसी का तो एक टेक्निकल मतलब तो ये हो गया कि साहब राजा को जनता चुनेगी कुछ वक्त के लिए, फिर दोबारा चुनेगी, और एक होता है कि क्या उसूल हैं, क्या फीचर्स हैं, उन पर डेमोक्रेसी होती है, तो वो रियल डेमोक्रेसी होती है। उन फीचर्स को हमें यहां मजबूत करना है। जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म के बारे में भी कहा कि लफ्ज फेडरलिज्म या यूनियन से मतलब नहीं है, सूबों को कितनी पावर है। हमने तो, कुछ लोगों ने तो लड़ाई की कि पुलिस का पावर होना चाहिए स्टेट के पास, और इंडियन पेनल कोड में जो भी मसला पेश आता है आज भी तो आपकी सरकार की पुलिस ही देखती है। लेकिन मरकजी हुकूमत ने किया क्या, सीबीआई बना दी जो मरकज के साथ है। मरकजी हुकूमत ने किया क्या, जैसे इलियास साहब ने बताया, यूएपीए जैसे कानून ले आई, पहले पोटा लाए, टाडा लाए, उसको खत्म किया, तो यूएपीए में अमेंडमेंट करके ऐसा डाल दिया कि जो भी देखेगी वो मरकजी हुकूमत देखेगी। फिर ये लिख दिया कि बेल नहीं मिलेगी। जब कानून में लिख दिया बेल नहीं मिलेगी, तो अदालत का काम था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन की निगाह से देखती और कहती कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अदालतें थोड़ी बहुत मुझे लगता है वहां फेल हुई, जो शुरू में जो हमें मिल गया। लेकिन अदालतों ने अच्छा काम भी ये किया कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 महीने के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया, तो बाद में 1960 और 65 के आसपास ये बात हुई, 65 के बाद ही हुई, कि एक केशवानंद भारती करके जजमेंट आया जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की। उसने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिससे वजूद में आए हैं आप उसी को खत्म कर दें, इसलिए कि आपके पास अमेंडमेंट की पावर है। मतलब इसको सादा लफ्जों में कहूं तो अगर वालिद साहब ने बेटे को कहा कि आज से कंपनी तुम संभालो, कि मैं बुजुर्ग हो चला, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंपनी बेच देंगे, क्योंकि वालिद साहब ने तो आपको कंपनी चलाने को दी थी और आपने कहा मैं कंपनी बेच देता हूं क्योंकि मुझे तो वालिद साहब ने मालिक बना दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दिया था कि ये एक तमीज के साथ चले, उसके साथ ये बदतमीजी नहीं हो सकती कि आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करके मैं अपने पावर बढ़ा लेता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक बुनियादी ढांचे का तस्वुर दिया कि आप इसको अमेंड तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि साहब अमेंड करके इसका उसकी बुनियादी हिला के रख दिया आपने। फिर उसमें 15-20 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने डाली कि ये बुनियादी ढांचे में आती है, लेकिन ये कि ये फेरिस्त एग्जॉस्टिव नहीं है, वक्त पड़ेगा तो इसकी दूसरी तशरीह भी हो सकती है कि हो सकता है कोई नई चीज आ जाए, कोई नई चीज आ जाए। जैसे अभी बताया था राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ने रीड किया गया, बाद में 21A भी डाल दिया गया, उसको कर दिया गया, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड के लिए अलग से अभी आर्टिकल नहीं आया है। तो डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, और सबसे अहम चीज जो आज हम लोगों को परेशान करती है सेक्युलरिज्म, क्योंकि यहां पे जो कंसेप्ट नोट दिया गया था उसमें 3 अल्फाज यूज किए गए, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म। तो सेक्युलरिज्म पर अपनी बात रखकर फिर मैं खत्म करूंगा बात, क्योंकि फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पे मैंने अपने तसुरात आपको दे दिए। और बिल्कुल सही कहा, सेक्युलरिज्म के कई जगह कई मायने हो सकते हैं शायद क्योंकि इसीलिए हमें लफ्ज को जब हम पकड़ रहे हैं तो हम उसके बुनियादी मतलब में नहीं जाएं कि उस लफ्ज के हकीकी मायने क्या है। सेक्युलर का मतलब कई जगह यह लिया जाता है कि उसका मतलब है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, कि साहब चर्च मदाखलत नहीं करेगा, ये यूरोप से निकला। भारत में इसका यह मतलब लिया गया कि जिसको मजहब को फॉलो करना है वो करेगा, स्टेट ना तो उसका उससे दुश्मनी रखेगा ना स्टेट ज्यादा करीब जाएगा। लेकिन सेक्युलरिज्म ये लफ्ज इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, आप सबको मालूम है, और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी पिटीशन डाली थी, अभी वो अलाउ नहीं हुई, डिसमिस ही हो गई थी, कि जो इंदिरा गांधी के वक्त 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें ये लफ्ज डाला गया। मैं ये कह रहा हूं कि लफ्ज का डालना, अब लफ्ज डल गया तो अच्छी बात है, रहे, पर इसकी जो रूह थी वो हमेशा प्लूरल थी। ये लफ्ज सेक्युलर जो है वो बड़ा कई मायने में खतरनाक भी हो जाता है समझाने के एतबार से, क्योंकि जैसे ही आप सेक्युलर लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे आपसे सवाल आएगा कि क्या सऊदी अरब सेक्युलर है, क्या इजिप्ट सेक्युलर है, क्या बांग्लादेश सेक्युलर है, ये सवाल आएगा आपके सामने। फिर उसकी आप दिफा करते रहेंगे, फिर वही पीछे जाना पड़ेगा कि ऐसा था और ऐसा था और ऐसा था। लफ्ज मैं समझता हूं इस्तेमाल के लिए सही लफ्ज है प्लूरल। भारत प्लूरल है और रहा है, कोई दूसरा मुल्क प्लूरल हो या ना हो। अगर अच्छी मिसालें लेनी है तो आपको अच्छी मिसाल मिल सकती है, मलेशिया एक अच्छी मिसाल हो सकती है। मलेशिया में तो तहफ़्फ़ुज़ है ना मजहब का, इंडोनेशिया में तो है ना मजहब का। हम क्यों ये मिसाल लें कि सऊदी अरब ये मिसाल है या इजिप्ट वो मिसाल हो सकती है। जहां जमहूरियत ही नहीं है उसकी मिसाल लेना कि वहां सेक्युलर होगा या नहीं होगा, वहां तो एक खास निजामी चलता है, वहां तो राजा है। आप डेमोक्रेसी की बात कीजिए,
तो वहां पे तहफ्फुज है। बांग्लादेश का जो कानून है उसमें तहफ्फुज है। बांग्लादेश के लोगों को यह फिक्र नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यहां पे ये खतरा है कि इतने सब होने के बावजूद, कि मुल्क प्लूरल होने के बावजूद, आर्टिकल 25 से 30 होने के बावजूद हमें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में आया, सब पे लागू किया गया, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उससे बाहर रखा गया। क्या हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो पाया है? एक बड़ा अलमिया है। देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मैं थोड़ी जसारत के साथ ये बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ हमारे, क्योंकि मीडिया में है, कुछ को अच्छी ना लगे, लेकिन पूरी इज्जत के साथ ये बात रखना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये मुल्क बनाया था, या उस वक्त जो लोग थे, तो क्या शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उस वक्त बना था? नहीं बना था। वो तो बना 1989 में। तो क्या उन्हें ख्याल नहीं आया था कि जब रिजर्वेशन आज देना है तो एक सेपरेट क्रिमिनल लॉ उनके लिए बना दिया जाए? तो इसका मतलब इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी नहीं है।